पर उपस्थित संजय जी, डॉक्टर मुजफ्फर, बैकवर्ड वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष जी, आज के इस जलसे में आए हुए सभी मोहतराम और मुअज़्ज़म खतीब, मोमीन, मुदर्रिस, जम्मू कश्मीर यूपी के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, भाइयों बहनों तथा नौजवान साथियों, पिछली 1 अगस्त को ही मुझे यहाँ आना था। कुछ प्राकृतिक आपदा जम्मू कश्मीर के कई स्थानों पर आई, जिसके कारण मैं आपके बीच उपस्थित नहीं हो सका। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं बात अपनी शुरू करूँ उसके पहले कल कुलगांव में आतंकवादियों द्वारा जो घटना हुई उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। भारत माता के वीर सपूत शहीद निसार अहमद को अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ और शोक की इस घड़ी में उनके परिवार वालों को के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और उस परिवार से कहना चाहता हूँ कि पूरा जम्मू कश्मीर का प्रशासन आपके साथ खड़ा है। यहाँ के बहुसंख्य लोग भी आपके परिवार के साथ हैं और भविष्य में भी आपके परिवार को कोई दिक्कत न हो, इसकी सब लोग मिलकर के चिंता करेंगे। कल रात की ये घटना है और इसलिए यह जरूरी था ना कि कायर आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर का प्रशासन झुकेगा नहीं, यहाँ की आवाम झुकेगी नहीं। और कुछ लोग अगर चाहते हैं दहशत पैदा करना, पड़ोसी मुल्क के षड्यंत्र के अगर शिकार हुए हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि अब यहाँ आतंकवाद के लिए जगह नहीं रहेगी। यहाँ की आवाम भी यही चाहती है। अनेक परिवार उजाड़ हो गए, वीरान हो गए। कुछ लोगों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि में यहाँ के नौजवानों की एक पूरी पीढ़ी तबाह कर दी। आज आवश्यकता है, दुनिया और देश जिस तरह से बदल रहा है, यहाँ के लोग भी उस तरक्की में जुड़ सकें, यह सबसे बड़ी आवश्यकता है। यहाँ के अनेक मानिंद लोग भी इस काम में जुटे हैं। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस पूरे कुंडवैली में एक वातावरण बनाया है कि अमन हो, शांति हो, पीस और प्रॉस्पेरिटी हो। और आप जम्मू कश्मीर की शान के लिए, इस देश की शान के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। एक बड़ा वर्ग है जिसके मन में इस घटना को लेकर के गुस्सा है। मैं उनकी भावनाओं को समझता हूं और संदेश बड़ा साफ और सीधा है। जो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवाद की मदद करेगा, उसे किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। बहादुर शहीद निसार अहमद का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, ये मुझे लगता है कहना आज आवश्यक हो गया है। यहाँ की धरती को यदि देखें तो ये संतों की, सूफी फकीरों की धरती है। यहाँ किसी भी तरह की हिंसा या गुनाह खुदा के दिखाए रास्ते के खिलाफ है। सूफी फकीर सिमनानी साहब का नाम आप सबने सुना है। उनकी दो पंक्तियां आपकी नजर करना चाहूंगा। चेकुस बसत बाद के एज इंतजारे बाओमीद और रसद उम्मीदवारे। सिमनानी साहब कहते थे कि एक लंबे इंतजार के बाद बड़ा अच्छा हुआ कि जिस शख्स ने मिलने की उम्मीद बांधी थी, वो आखिरकार मंजिल पर पहुंच गया। और इसलिए मैं भी यही कहता हूं कि जो उम्मीद मेरे मन में थी आपसे मिलने की, वो उम्मीद आज पूरी हुई। अभी मुजफ्फर साहब ने बताया, पिछले दिनों जब संघ लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठित परीक्षा हुई थी तो भारतीय आर्थिक सेवा का रिजल्ट आया और आप सबने देखा कि निगीनपुरा कुंडगांव के तनवीर अहमद खान ने
पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल किया और केवल जम्मू कश्मीर का नहीं, देश का नाम रोशन किया। मैं निश्चित रूप से मैं भी प्रसन्न हूँ, प्रसन्न था, आप भी बहुत प्रसन्न हैं। मैंने ट्वीट करके उन्हें बधाई दी थी और आज कुलगाम की ज़मीन पर आकर मैं तनवीर को, उनके माता पिता को और जिस स्कूल में और जिस कॉलेज में वो पढ़े हैं उन तमाम शिक्षकों को भी हृदय से बधाई देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के युवा में स्वाभाविक रूप से सामर्थ्य है, क्षमता है और तनवीर की सफलता मुझे लगता है कि हमारे युवाओं को प्रेरणा देगी, अच्छे भविष्य के निर्माण के लिए प्रेरित करेगी। जो नौजवान कुछ लोगों द्वारा गुमराह किए गए हैं, भटक गए हैं रास्ते से, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि तनवीर जैसे नौजवानों से प्रेरणा लेने की जरूरत है। ये हमारे समाज के आदर्श हो सकते हैं। आजकल नौजवान नस्ल और उनके भविष्य के ऊपर लगातार तकरीर हो रही। कुछ दिनों पहले श्रीनगर के कार्यक्रम में था, जहां तक मैं समझ पाया बातचीत के द्वारा, यहाँ के नौजवान में एक अकुलाहट है, एक व्याकुलता है और वो पूरे अवाम को रूपांतरित करने में, ट्रांसफॉर्म करने में लगा है। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो पड़ोसी मुल्क के बहकावे में आकर के यहाँ की तरक्की और अमन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के सभी नौजवान आज प्लेटफॉर्म चाहते हैं जिसके जरिए सीखने की प्रक्रिया हो या जीवन में कुछ बड़ा करने की हसरत हो, उसे पूरा किया जा सके। और मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि यहाँ का प्रशासन भी पूरी तरह इसी कोशिश में लगा है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी नीतियां बने जिससे जम्मू कश्मीर के नौजवान बच्चों को, बच्चियों को, उनकी युवा चेतना को मजबूत किया जा सके और उनके अंदर की जो इच्छा है तरक्की की, उसे पूरा किया जा सके। मित्रों, लेकिन अभी भी एक तबका है जो हमारे नौजवानों की बदलाहट की क्षमता, उनके टैलेंट को, उनके तवानाई को गलत सीख दे रहा है और बदजानी में जकड़ने की कोशिश कर रहा है। यह निश्चित रूप से अफसोस की बात है। बहुत सारे मौलवी साहबान और खतीब जिनकी पूरी दुनिया तारीफ और तौसीफ करती है, उनसे भी मैं आग्रह करना चाहता हूं, पहले भी उनसे मैंने बातचीत की है, कि बच्चों को सही तालीम दी जाए और सही तालीम के जरिए हर एक नौजवान तनवीर खान बन सके, इसकी कोशिश करने की जरूरत है और यही सही समय है। हम सबकी ये ख्वाहिश है और मुझे भरोसा है इंशाअल्लाह वो जरूर पूरी होगी। ऐसा नहीं है कि जीवन में चुनौतियां नहीं आती हैं। तनवीर खान के सामने भी बहुत बड़ी बाधाएं आई होंगी, चुनौतियां आई होंगी, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया, उनके परिवार ने उनका साथ दिया, तपस्या की और जब निकले तो टॉप भी किया, जम्मू कश्मीर और देश का नाम भी रोशन किया। शिक्षा के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां जिस चीज़ को पाना चाहते हैं, जिस संघर्ष के जरिए वो अवाम में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं। ये तोड़ मरोड़ का कुछ लोग, बददिमाग लोग, नौजवान नस्ल को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अरबी भाषा में कहते हैं बजल दहू, यानी पुण्य के काम के लिए प्रयास करिए। जुहद माने प्रयास करना। और जिन लोगों ने अधकचरे तरीके से लोगों को भटकाने के लिए हिंसा या जंग की परिभाषा में ढालने की कोशिश की है, मुझे लगता है मानवता के साथ उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है, गुनाह किया है, जुल्म किया। जम्मू कश्मीर की मिट्टी तो ऋषि मुनियों, संतों और सूफी फकीरों की मिट्टी है और उनके आदर्शों की आबो हवा यहाँ के चप्पे चप्पे में समाई हुई है। चाहे वो नंद ऋषि हों, चाहे सिमनानी साहब हों, सब उस शिक्षा की, तालीम की बात करते हैं जिसमें शांति है, सर्वधर्म संभाव की खुशबू है। इसलिए आमतौर पर हम देखते हैं कि सभी के साहित्य में दरवेश शब्द की भावना होती है, यानी जो अल्लाह की राह पर चलने लगा उसके लिए सारी दुनिया ही अल्लाह का दर है। और ये जितनी बाहर की यात्रा है उतनी ही अंदर की भी यात्रा है। और दो पंक्तियां मैं कहूँगा,
खुदा ऐसे एहसास का नाम है, रहे सामने और दिखाई न दे। मुझे लगता है यही एहसास है खुदा का। मित्रों, कुरान में लिखा है, वजाहिदू फिल्लाहि हक जिहाद ही, यानी अपनी आध्यात्मिक यात्रा में जितने प्रयास करने हैं वो जरूर करिए। हम रोज संघर्ष कर रहे हैं, बाहर की यात्रा के साथ साथ अंदर की यात्रा का भी संघर्ष चलता है। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है, जीवन में तरक्की के लिए प्रयास करने की जरूरत है। शांति, समृद्धि, आवाम की बेहतरी, लोगों के जीवन में खुशहाली आवे, इसके लिए सबको मिलजुल करके प्रयास करने की आवश्यकता है। आज नगीनपोरा कुंड गांव की चर्चा तनवीर की वजह से हो रही है। हम सभी को कोशिश करनी चाहिए कि कुंड वैली के सभी गांवों में, जम्मू कश्मीर के जितने गांव हैं, उनकी चर्चा ऐसे नौजवानों के अचीवमेंट के लिए हो, दूसरे कारणों से न हो। अब ये वक्त आ गया है। हमें ऐसे नौजवानों के व्यक्तित्व का निर्माण करना है जो अंदर से भी खूबसूरत हों और बाहर से भी उतने ही जहीन हों। चाहे जो भी धर्म हो, इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, बौद्ध, सिख, ईसाई, सभी फलें फूलें शांति से रहें, एक साथ रहें। अमन और मोहब्बत के कारण ही तरक्की हो सकती है। अगर किसी की गलत बातों से अमन के रास्ते से भटकाया जा रहा है तो आवाम के बड़े बुजुर्गों की एक जिम्मेदारी है कि उन्हें सही रास्ते पर लाएं। आप सब ने वो कहानी जरूर पढ़ी होगी, जब हजरत मोहम्मद साहब अपने साथियों के साथ मदीना से मक्का की यात्रा कर रहे थे, तब उनके एक साथी ने जोश में आकर के कहा कि आज युद्ध का दिन है। पैगंबर मोहम्मद साहब पलटे और उन्होंने तुरंत उसे रोका और कहा कि नहीं, आज रहमत और करुणा का दिन है। कुरान में लिखा है कि मेल मिलाप यानी शांति सबसे बेहतर तरीका है। इसलिए मैं आप सभी नौजवानों और यहाँ पर उपस्थित विद्वज्जनों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसे तोड़ मरोड़ कर पेश करने वालों और युवाओं का ब्रेन वॉश करने वालों को आवाम में अब तरजीह देने की जरूरत नहीं है। ये जिम्मेदारी हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी से अगर हम चूके तो शायद हमारी 2 पीढ़ियां बर्बाद हुई हैं। अगली पीढ़ी इस संतरास को न झेले, इस जिम्मेदारी को हमें उठाने की जरूरत है। दुनिया में वही शख्स है ताजीम के काबिल जिस शख्स ने हालात का मुंह मोड़ लिया है। मित्रों, जिंदगी का निर्माण करने में, हालात का मुंह मोड़ने में शिक्षा का, एजुकेशन का बहुत बड़ा महत्व है। उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका है और मैं मानता हूं कि गुरुजनों की, टीचर्स की उससे भी बड़ी भूमिका है। जब मैं खुद विद्यार्थी था, पढ़ाई कर रहा था, तो एक चर्चा अक्सर होती थी कि ज्ञान मन नॉलेज किताबों से मिलता है, लेकिन जीवन का असली विजडम जिसे कहते हैं वो तो गुरु यानी टीचर ही देता है। और जब ये दोनों मिलते हैं, किताबी ज्ञान और टीचर का विजडम, तभी तरक्की के रास्ते खुद ब खुद सामने आते हैं। हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों में नॉलेज भी आवे और विजडम भी आवे, दोनों का मेल कराया जाए। इसलिए नई शिक्षा नीति के अनुसार परिवर्तन करके अनेक प्रयास किए गए। वोकेशनल ट्रेनिंग पर, नैतिक मूल्यों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और उसके परिणाम कुछ दिखने लगे हैं और आने वाले समय में और भी ज़्यादा दिखेंगे। पहले की तुलना में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर जम्मू कश्मीर के नौजवानों को उपलब्ध हो, इसकी शिद्दत से कोशिश की जा रही है। शिक्षण पद्धति में, एजुकेशन सिस्टम में जो खामियां थी उसे दूर करने के अनेक फैसले किए गए। सब कुछ यहाँ नहीं मैं बता सकता, लेकिन 35,000 टीचर्स, अध्यापक जो संविदा पर काम कर रहे थे, उन्हें नियमित रेगुलराइज कर दिया गया और नजर नियाज से यहाँ के विद्यार्थियों का, यहाँ के युवाओं का भविष्य निर्माण करें। आज ये आवश्यकता है। एक बात का जिक्र करना मैं जरूरी समझता हूँ। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम निष्ठा, जिसमें अध्यापकों की ट्रेनिंग हो रही, टीचर्स ट्रेनिंग हो रही, पूरे देश में चल रही।
और मुझे बताते हुए खुशी है कि जम्मू कश्मीर में केवल वो कार्यक्रम चल नहीं रहा है, बल्कि निष्ठा के कार्यक्रम में पूरे देश में जम्मू कश्मीर एक नंबर पर है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। कई बार ये बात सामने आती है कि शिक्षा में कुछ गैप हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर और बजट के मामले में छोटी आबादी होने के बावजूद जम्मू कश्मीर पूरे देश में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है, और मैं कहूं कि अव्वल है तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। स्कूल तथा हायर एजुकेशन में इस साल का जो बजट हमने तय किया है वो 1873 करोड़ रुपए का है, जो पिछले साल के मुकाबले 523 करोड़ ज्यादा है। एक और बात का जिक्र मैं करना चाहूंगा ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। पिछली बार जब बैक टू विलेज का कार्यक्रम हो रहा था तो एक निर्णय लिया गया था कि ऐसी सरकारी बिल्डिंग जो खाली पड़ी हुई है, अनुपयुक्त हो, जिसका कोई प्रयोग नहीं हो रहा है, ऐसी बिल्डिंगों को चिन्हित किया जाए। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर हमारे बीच बैठे हुए हैं। मैं बताना चाहता हूं आपको कि कश्मीर डिवीजन में 663 ऐसी बिल्डिंग निष्प्रयोज्य पड़ी हुई है जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा। वो किस लिए बनी थी किसी को नहीं पता। आज उन्हें दूसरे विभागों को दिया जा रहा है। 1,25,000 अध्यापक हैं इस पूरे यूटी में, जिसकी कुल आबादी 1,30,00,000 है। ये उदाहरण मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि एजुकेशन के क्षेत्र में संसाधनों के मामले में भी हम अग्रणी, फिर भी गैप बना हुआ है, क्योंकि तकनीकी कौशल पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा था। आज जो वर्तमान में मार्केट है उसके मुताबिक वर्कफोर्स तैयार हो आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है, और उसके अनेक पहलू हो सकते हैं। उसकी पहल प्रारंभ की गई है। बिल्डिंगें बनी हैं, किसके लिए बनी हैं पता नहीं है। क्या वो विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने के लिए बनाई गई? क्या यहाँ की आवाम को सुविधा देने के लिए बनाई गई? मुझे लगता है कि इस पर विचार करने की जरूरत है कि क्या वो कॉन्ट्रैक्टर के धन कमाने के साधन के लिए बनाई गई। ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर यहाँ की आवाम को विचार करने की जरूरत है। मित्रों, इन बातों पर अब ध्यान रखा जा रहा है कि पैसा किस कार्य पर खर्च किया जाए। युवाओं की जिंदगी में परिवर्तन आए, इसके लिए खर्च किया जाए। यहाँ की कृषि और बागवानी, एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर में अधिक से अधिक सुविधाएं किसानों को उपलब्ध कराई जाए, इसके लिए खर्च किया जाए। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, पानी, बिजली ठीक हो, इसके लिए खर्च किया जाए। यहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो, इसके लिए खर्च किया जाए। या नौजवानों के लिए इंडस्ट्री 4.0 जो आज की डिमांड है, उसके लिए खर्च किया जाए। मुझे बताते हुए खुशी है कि बारामूला तथा जम्मू में 2 मॉडर्न इन्वेंशन, इनोवेशन तथा इंक्यूबेशन सेंटर टाटा टेक्नोलॉजी की मदद से भी हाल ही में बने। श्रीनगर में भी आईटी टावर का निर्माण चल रहा है, जम्मू में भी आईटी टावर का निर्माण चल रहा है। ये काम अगले 1 वर्ष में पूरा होगा। मैं समझता हूं कि इस निर्माण कार्य के बाद यहाँ के नौजवानों को खासतौर से आईटी सेक्टर में अनेक प्रकार के अवसर उपलब्ध होंगे। विद्यालयों में, स्कूलों में वोकेशनल लैब स्थापित की जा रही है। अब तक 715 स्कूलों में 14 ट्रेड में ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। कोरोना की वजह से सच है कि कई दिक्कतें आई हैं। सही मायने में ट्रेनिंग नहीं दी जा रही, वर्चुअल माध्यम से ट्रेनिंग दी जा रही, ऑनलाइन एजुकेशन दी जा सके। आईसीटी तथा सीएल लैब स्थापित करने का काम तेजी से हो रहा है। 1588 आईसीटी तथा 1420 सीएल लैब जम्मू कश्मीर के स्कूलों में स्थापित की जा चुकी है। 8 लाख से ज्यादा बच्चों को आज स्कॉलरशिप दी जा रही है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साइंटिफिक टेम्पर की शिक्षा, बदलते हुए भारत और बदलते हुए विश्व की चुनौतियों का सामना करने के लिए जम्मू कश्मीर का नौजवान तैयार हो, ऐसे करिकुलम को भी बनाने की कोशिश हुई है। मिशन यूथ तेज गति से आगे बढ़ रहा है और अनेक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें हमारे बच्चे और बच्चियों को उद्यमी बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है और वो अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। मित्रों, अनेक स्तरों पर काम करने की कोशिश है।
लेखा जोखा इतना लंबा है कि बहुत समय लगेगा, मैं हर बात नहीं कह सकता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि चाहे वो कोविड का मैनेजमेंट हो, मुझे बताते हुए आपको खुशी है कि पिछले साल मैं 7 अगस्त को ही आया था, आज 8 अगस्त है, 1 साल मैंने पूरे किए। 29 सितंबर को एक बैठक में हम लोगों ने तय किया कि ऑक्सीजन जनरेशन की क्षमता इस यूटी में बढ़ाने की जरूरत है। उस समय 15,000 एलपीएम के आसपास, 14,000 से थोड़ा ज़्यादा हमारी क्षमता थी कश्मीर और जम्मू मिलाकर के। मुझे बताते हुए खुशी है कि आज 66,000 एलपीएम जम्मू कश्मीर की क्षमता है और 1 महीने बाद मैं कहना चाहता हूं कि 90,000 एलपीएम हमारी क्षमता ऑक्सीजन जनरेशन की हो जाएगी। हमारी समस्या अब दूसरी हो गई कि अब इस ऑक्सीजन का हम करें क्या। इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे पास है कि उसका करें क्या, उसका उपाय करने की कोशिश हो रही है। जम्मू कश्मीर की खुशहाली, नौजवानों की तरक्की के लिए कोई कसर छोड़ी नहीं जाएगी। कोई भी तकलीफ हो, समस्या हो, मैं आपको दावत देता हूं कि निसंकोच इस बात को कहने की जरूरत है। मुसाफिर थे रास्ते बदलते रहे, मुकद्दर में चलना था चलते रहे, कोई फूल सा हाथ कांधे पे था, मेरे पांव सोलों पर चलते रहे। मित्रों, कठिनाई जितनी हो, राह में कितने सोले हों, मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि गुड गवर्नेंस के साथ आपके दरवाजे पर जरूर दस्तक दिया जाएगा। ये आपको मैं भरोसा देना चाहता हूं। इस साल कुलगाम जिले का जो कुल डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स का बजट है वो 537 करोड़ रुपए का, जो पिछले साल के मुकाबले में 3 गुना से ज़्यादा। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड, बिजली, पानी आने वाले समय में दुरुस्त हो, इसकी पूरी चिंता प्रशासन कर रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम कोई आश्वासन देने नहीं आए, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि वायदे में नहीं, काम करने में हम सबका भरोसा है और इस काम को जमीन पर हम करके उतारना चाहते हैं। आप सबको मालूम है कि पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस देश को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष हो गए। देश के दूसरे हिस्सों में, गांव में भी 20 घंटे 22 घंटे बिजली मिल रही है, लेकिन अभी तक शुद्ध पानी पीने का, पर्याप्त बिजली और अच्छी सड़क जम्मू कश्मीर के लोगों को मुहैया नहीं हो सकी है। ये एक लेगेसी है जो दुर्भाग्यपूर्ण लेगेसी है। हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि आज़ादी के 75वें वर्ष में कम से कम ये काम हम जरूर करना चाहते हैं कि कोई गांव बिना सड़क के न रहे, यहाँ का कोई नागरिक शुद्ध पीने का पानी न पावे, ऐसी स्थिति न हो और बिजली पर्याप्त मात्रा में मिले। इसके लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री का आभारी हूँ। पिछले दिनों जब मैंने उनसे आग्रह किया था कि अभी ये स्थिति है कि 974 गांव सड़क से नहीं जुड़े हैं, जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री जी के कारण शुरू हुआ है, उस काम को भी उस काम में भी गति लाने की कोशिश की जा रही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी, वहाँ के गाँव को जरूर जोड़ा जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यारीपुरा कुलगाम का जो 33 केवीए ग्रिड स्टेशन था वो पूरा हो गया और इससे इस जिले में बिजली की व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन आने वाला है और जल्द ही उसका उद्घाटन करके यहाँ की आवाम को समर्पित कर दिया जाएगा। मित्रों, 341 करोड़ रुपए की लागत से कुलगाम जिले में जल जीवन मिशन का काम होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ का प्रशासन समय सीमा के भीतर जो लक्ष्य तय किए गए हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश जरूर करेगा। कुछ दिन पहले एक बैठक में हमने जल जीवन मिशन के अधिकारियों से एक बात कही थी कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के पहले पूरे यूटी की आंगनबाड़ी, स्कूल तथा जो हेल्थ सेंटर हैं यहाँ पीने का पानी जरूर पहुँचा दिया जाए। मैं जब आ रहा था तो यहाँ के डीसी साहब ने मुझे बताया कि 14 अगस्त तक कुलगांव जिले का ये लक्ष्य पूर्ण कर लिया जाएगा। कुंड की 14% आबादी अनुसूचित जनजाति की है, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए भी अनेक फैसले हुए और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 30 करोड़ रुपए इस मद के लिए आरक्षित किए गए हैं। जो सीजनल टीचर्स 4,000 रुपये पर काम करते थे, उन्हें 10,000 रुपये महीने वेतन देने का फैसला प्रशासन ने कर लिया है। जो बच्चे पहाड़ों से चल करके 6 महीना नहीं पढ़ पाते थे, उनकी भी व्यवस्था हम कर रहे हैं। उनको टैबलेट भी दिया जाएगा हर बच्चे को और उनके पढ़ाई का इंतजाम भी किया जाएगा। ये भी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने किया।
इस साल ऐसे बच्चों को 42,000 से ज़्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। कुंड ब्लॉक के सभी गांव के साथ साथ पूरे कुलगाम की और पूरे जम्मू कश्मीर की तरक्की के हर संभव उपाय किए जाएं, इसकी कोशिश हो रही है। लेकिन खास तौर से युवाओं से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपका सहयोग बहुत ही आवश्यक है। इस बदलते हुए परिवेश में आपको आगे आकर के मैं आपको एक बात का भरोसा देना चाहता हूँ। पिछले साल बैक टू विलेज कार्यक्रम में लगभग 20,000 यूथ को, नौजवानों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, इंटरप्रेन्योर बनाने के लिए जेके बैंक से हम लोगों ने आर्थिक मदद दिलाई थी। इस साल का लक्ष्य हमने 50,000 रखा है और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर जम्मू कश्मीर का 1 लाख नौजवान भी चाहता है तो पैसे की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। वो अपना काम करे, उसे निश्चित रूप से फाइनेंशियल मदद उपलब्ध कराई जाएगी। मैं एक बार फिर से शहीद निसार अहमद को श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों को प्रणाम करता हूं। आयोजन से जुड़े हुए सभी साथियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आपको भरोसा देना चाहता हूं, ईमानदारी से ये कोशिश हम सब कर रहे हैं कि विकास की नई मंजिल जम्मू कश्मीर प्राप्त करे। मुझे बताया गया कि महिला सशक्तिकरण पर भी कुलगाम जिले में अच्छा काम हुआ है, प्रशंसनीय काम हुआ है। आज सुबह ही बहन महजबीना अख्तर के बारे में मैंने पढ़ा। हैंडमेड गारमेंट्स की यूनिट लगाकर अब वो जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब प्रोवाइडर बन गई। एनआर आलम के सेल्फ हेल्प ग्रुप कार्यक्रम के अंतर्गत कुलगाम की महिलाओं को इंटरप्रेन्योर बनाने की कोशिश हो रही है। मैं यहाँ की बच्चियों की क्रिकेट प्रतिभा से भी बहुत प्रभावित हूँ। अभी मुजफ्फर साहब ने बताया यहाँ भी एक नौजवान है, क्रिकेटर है, प्रतिभाशाली, अभी मैं मिलूंगा उनसे। कुछ दिन पहले एक टीवी रिपोर्टर मुझे मिलने आए श्रीनगर में और कुलगाम से होकर के आए थे। यहाँ की बच्चियों की क्रिकेट प्रतिभा से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने मुझसे कहा कि इन बच्चियों में केवल जम्मू कश्मीर के लिए नहीं बल्कि देश के लिए खेलने की संभावना है। मैं ऐसे सभी अभिभावकों से, पेरेंट्स से अनुरोध करता हूँ कि इन बच्चियों को प्रोत्साहन देने की जरूरत है और स्पोर्ट्स काउंसिल और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में आप खुद महसूस कर रहे हैं पिछले 3-4 महीनों में पूरी गति के साथ गांव-गांव हर पंचायत में प्ले फील्ड हो, इसकी भी कोशिश हम कर रहे हैं। हर दिन खेल हो, सबके लिए खेल हो। अब खेल आम आदमी के लिए, आम नौजवान के लिए बने, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इसमें हमें जरूर सफलता मिलेगी। मैं फिर से आयोजन से जुड़े सभी साथियों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुजफ्फर साहब ने बताया कि एक डेलीगेशन यहाँ का मिलना चाहता है, परसों आइए, आपका स्वागत है। कुछ बातों का जिक्र इस मंच से नहीं हुआ है, यहाँ की स्थानीय आवश्यकताएं हैं। जब पहले ये लोग मिले थे तो मुझसे जिक्र किया था। एक एक मसाइल पर विशद चर्चा करके जरूर फैसला किया जाएगा और जो होने लायक होगा उसे निश्चित रूप से किया जाएगा। इतनी बात कहता हुआ मैं फिर से आप सबके प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और अपनी बात यहीं पूरी करता हूं एक निवेदन के साथ कि 15 अगस्त को पूरे उत्साह के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की जरूरत है। अनेक लोगों ने बलिदान दे करके, अनेक लोगों ने अपने प्राणों को न्यौछावर करके हमको ये अवसर दिया है कि हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मुझे लगता है कि हम सबका कर्तव्य है कैसे भारत माता के और जम्मू कश्मीर के महान सपूतों को हम अपनी श्रद्धांजलि 15 अगस्त को व्यक्त करें। इतनी ही बात कहता हुआ मैं अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय भारत।